नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। यूपी के सत्ता संग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे अखिलेश यादव के लिए करहल सेफ और सुरक्षित सीट मानी जा रही है। इस सीट के समीकरण दिखाएंगे, साथ ही ये दिखाएंगे कि यूपी की सत्ता का क्या है सट्टा बाजार का रुख। पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड में कैसे है जातिगत समीकरण। आइए शुरू करते हैं स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन एक्सप्रेस। अखिलेश यादव भले ही 2012 से 2017 के बीच यूपी के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन पहली बार वो विधानसभा चुनाव के रण में बतौर प्रत्याशी उतरे हैं। उन्होंने मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ने का फैसला किया है। करहल दरअसल वो सीट जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत की गारंटी मानी जाती है। इसकी वजह इस सीट पर यादव वोटर्स का बोलबाला और बहुतायत में मुस्लिम वोटर्स का होना। अखिलेश यादव ने यह सीट इसलिए भी चुनी है कि अपनी सीट की चिंता किए बगैर वो प्रदेश भर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग सकेंगे। लेकिन यूपी का रुख क्या है और इस पर सट्टा बाजार ने भी अपना अनुमान पेश किया है। यह रिपोर्ट देखिए। इस सीट पर मुलायम सिंह का करीबी लगाव है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव लंबे वक्त से लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लिहाजा हर जाति और वर्ग का समर्थन उन्हें हासिल है। कोई भी मुद्दा या लहर भी इस सीट को प्रभावित नहीं कर सकी। समाजवादी पार्टी के मुखिया का करीबी जुड़ाव भी करहल से है। मुलायम सिंह ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से ही शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ वो कुछ समय शिक्षक भी रहे। सैफई यानी मुलायम सिंह के गांव से करहल महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वे किसी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं। अखिलेश को सेफ सीट देने के लिए पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराया। सपा ने आंतरिक सर्वे में गोपालपुर और गुन्नौर के मुकाबले करहल सीट को ज्यादा अनुकूल पाया। समाजवादी पार्टी के गठन से उसका गढ़ रहा है करहल। मुलायम सिंह यादव ने किया है करहल का प्रतिनिधित्व। करहल के इंटर कॉलेज से मुलायम सिंह ने शिक्षा ली थी।
गोपालपुर और गुन्नौर के मुकाबले करहल को ज्यादा अनुकूल पाया गया। करहल में कुल वोटर्स के 38% यादव वोटर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद चुनाव लड़ने के लिए करहल सीट को चुनकर पश्चिमी और मध्य यूपी की सीटों पर पकड़ बनाए रखने की रणनीति अपनाई है। कुल वोटर्स में यादवों की अच्छी खासी तादाद के अलावा 8 से 10 गांवों में मुस्लिमों की बहुलता है। करहल के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 1957 से अब तक यहां सिर्फ एक बार बीजेपी जीती। 2002 में भाजपा को यहां से सफलता मिली। 1980 में यह सीट एक बार कांग्रेस के खाते में गई। 1957 के पहले चुनाव में यहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीती थी। 1985 में दलित मजदूर किसान पार्टी के बाबूराम यादव जीते। 1989 और 1991 में समाजवादी जनता पार्टी जीती। 1993 और 1996 में सपा के टिकट पर बाबूराम यादव चुने गए। यूपी में चुनावी चर्चाओं के बीच ओपिनियन पोल का दौर भी चल रहा है। ज्यादातर मीडिया ग्रुप्स अपने अपने अनुमान पेश कर रहे हैं। लगभग हर ओपिनियन पोल में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। सट्टा बाजार का सर्वे भी काफी सटीक माना जाता है। सट्टा बाजार ने भी यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार का अनुमान है कि यूपी में बीजेपी रिपीट होगी। 403 सीटों में से करीब 230 सीटें भाजपा जीत सकती है। समाजवादी पार्टी को इस बार 130 सीट का अनुमान लगाया गया है। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को लगभग 60 से 70 सीटों का नुकसान होगा, लेकिन वो यूपी में सत्ता का सिरमौर बनी रहेगी। जाहिर है कि यूपी में लड़ाई दिलचस्प हो चली है। समाजवादी पार्टी पर सभी की निगाहें होंगी कि वो बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए कौन कौन से दांव चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। शुरुआत से ही यूपी की चुनावी तासीर जातिवाद से सराबोर रही है। कभी दलित राजनीति ने जोर पकड़ा, कभी अगड़े पिछड़े की सियासत हावी रही, कभी यादव मुस्लिम फैक्टर काम कर गया। चुनाव से पहले भले ही नेता विकासवाद की बात करें, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही जातिवाद हर बार हावी हो जाता है। ये चुनाव भी इस मायने से अलग नहीं है। पार्टियां अपने अपने तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं। टिकट वितरण में भी सबसे महत्वपूर्ण जातिगत समीकरण ही है। ऐसे में यूपी में दलित, पिछड़े और किसानों के समीकरण क्या कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में चुनावों के ऐलान के साथ ही पार्टियों में खेमेबंदी शुरू हो गई है। भले ही यूपी में विकास की बातें की जाती हो, लेकिन चुनाव की तासीर ही ऐसी है कि निर्णायक वक्त आते आते जातियों की गोलबंदी जरूरी हो जाती है। जाति है कि जाति नहीं वाली कहावत यूपी चुनाव पर इस बार भी फिट बैठ रही है और हर पार्टी जातिगत समीकरणों के हिसाब से पाले तय कर रही है। यूपी इलेक्शन में सोशल इंजीनियरिंग सबसे कारगर फॉर्मूला आज भी है। यही वजह है कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग जातियों पर फोकस कर रही हैं। वक्त का बदलता पहिया देखिए कि मुस्लिम यादव गठजोड़ के दम पर सत्ता का सुख भोगती आई समाजवादी पार्टी अब परशुराम का फरसा लहरा रही है, तो कभी तिलक तराजू और तलवार का जुमला गढ़ने वाली बहुजन समाज पार्टी भी प्रबुद्धों के सम्मेलन आयोजित कर रही है। और बीजेपी ऐन चुनाव से पहले ब्राह्मण के रूठ जाने के एहसास से डरी हुई है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण वोटर्स को ही साधने की कोशिश हो रही हो ऐसा नहीं। दलितों, पिछड़ों और किसानों को साधने की कवायदें भी सियासी दल कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के सियासी दिग्गजों ने अपने तर्कस से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। हर तरफ वादों की भरमार है। किसानों के आंदोलन को हवा दी जा रही है। पश्चिमी यूपी में किसानों का ज्यादा असर देखा जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार यूपी के विधानसभा चुनाव में पिछड़ों और किसानों की राजनीति हो रही है। यूपी में पिछड़ों, किसानों और दलितों की सियासत का इतिहास पुराना है। 60 के दशक में लोहिया ने नारा बुलंद किया था। कांग्रेस और हिंदुस्तानी वामपंथ के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। पिछड़ों के आरक्षण की मांग करते हुए नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इस नारे की एंट्री विधानसभा चुनाव में हुई। सीएम पद की महत्वाकांक्षा लिए चौधरी चरण सिंह ने इस नारे के सहारे बगावत शुरू की। विधानसभा चुनावों में पिछड़ों और किसानों की राजनीति शुरू हुई। 1951 में पहली बार यूपी की पहली विधानसभा का गठन हुआ। फिर 3 विधानसभा चुनावों में स्थितियां सामान्य रहीं। 3 विधानसभा चुनाव के बाद सीएम चंद्रभानु गुप्ता बने। चौधरी चरण सिंह भी अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे।
वे कांग्रेस के ब्राह्मण बनिया ठाकुर वाली ऊंची जाति वाले नेतृत्व से असंतुष्ट थे। तत्कालीन सीएम सीबी गुप्ता से पुलिस में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण मांगा। किसानों से टैक्स में 50% बढ़ोतरी करने पर भी वो सरकार से भिड़ गए। ये वही दौर था जब हरित क्रांति की बातें चल रही थी। पिछड़ी जातियां और खेती करने वाले आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे। चरण सिंह को लोहिया के इस नारे के सहारे राजनीतिक उड़ान का रास्ता मिला। चरण सिंह पिछड़ों और किसानों की बातें करने लगे। अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कई मुद्दों पर खड़े हो गए। पिछड़े और किसानों में उनका कद बढ़ने लगा। 1967 में चौथी विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उसकी सीटें कम हो गई। किसी तरह सरकार बनी। चरण सिंह सीएम की महत्वाकांक्षा के लिए थे, लेकिन एक बार फिर से चंद्रभानु गुप्ता को सीएम बना दिया गया। चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। हालांकि उन्होंने सीएम न बनाए जाने का मुद्दा न उठाते हुए पिछड़ों और किसानों का मुद्दा उठाते हुए पार्टी छोड़ी। उनके पार्टी छोड़ते ही कांग्रेस के 16 अन्य विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी और चरण सिंह के साथ आ गए। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। चंद्रभानु की सरकार 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल तक रही। मतलब चंद्रभानु महज 19 दिन सीएम रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह पहली विधानसभा थी जो अल्पमत में गिर गई। 3 अप्रैल 1967 में चौधरी चरण सिंह को यूपी का नया सीएम नियुक्त किया गया, लेकिन वो भी सिर्फ 25 फरवरी 1968 तक महज 328 दिन के सीएम रहे। उसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1 साल 1 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा और यहाँ फिर से चुनाव हुए और चंद्रभानु गुप्ता फिर सीएम बन गए। ये सरकार फिर अस्थिर रही। पिछड़ों और किसानों की बात करके एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह सत्ता में आ गए। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की नजरें पश्चिमी यूपी पर हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की अलग ही रणनीति है। 2017 में वेस्ट यूपी की 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों पर बीजेपी काबिज रही थी, जबकि 27 सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। इन कमजोर सीटों पर कमल खिलाने के लिए खुद योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी को पता है कि वेस्ट यूपी को साधे बिना सत्ता की चाबी मिलना मुश्किल है। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को ध्रुवीकरण का बहुत फायदा मिला था। इस बार किसान आंदोलन के चलते कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन का असर बहुत ज्यादा नजर नहीं आता, फिर भी बीजेपी सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इलेक्शन एक्सप्रेस में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे खंड खंड हो चुके बुंदेलखंड की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात बुंदेलखंड की। जमीन के अंदर अमीर और जमीन के ऊपर गरीब, ये इलाका राजनीति की फसल के लिए सबसे उपजाऊ खेत बना हुआ है। खेतों में सिंचाई का पानी, घरों में पीने का पानी और पेट के लिए 2 वक्त का निवाला यहां के लोगों को नसीब नहीं होता। चुनाव के दौरान नेताओं का मानो मेला उमड़ पड़ता है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद 5 साल तक ये गलियां सूनी सूनी नजर आती है। क्या है चुनावी चकाचौंध में टूटते, गिरते, उठते, संभलते और फिर भी मुस्कुराते बुंदेलखंड का सियासी मिजाज। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर में गंगा के कछार और दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियों के बीच 2 राज्यों की सीमाओं में बसे बुंदेलखंड का यूपी वाला हिस्सा आम चुनावों में बेहद महत्वपूर्ण होता है। यूपी एमपी की सरहद का इलाका बुंदेलखंड का इतिहास, गौरव और शौर्य से भरा पड़ा है, लेकिन इस इलाके का वर्तमान विकास की धारा से लगभग अछूता ही रहा है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड जमीन के नीचे जितना समृद्ध और अमीर है, जमीन के ऊपर ठीक उलट उतना ही गरीब और दयनीय है। दुर्गम इलाके न खेती के लिहाज से मुफीद है, न ही यहाँ उद्योगों के विकास में किसी की दिलचस्पी दिखाई दी। ऐसे में ये इलाका पिछड़ा ही रह गया। भौगोलिक परिस्थिति ही नहीं बल्कि सियासी जियोग्राफी भी बुंदेलखंड की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। यहाँ नेता सिर्फ चुनाव के मेले में आते हैं, वोट लेने के लिए परिक्रमा करते हैं और सत्ता हासिल करने के साथ ही किए हुए वादे भूल जाते हैं। ऐसे में बुंदेलियों का वोट लेने के लिए एकमात्र रास्ता बचता है जातिगत समीकरणों का। लेकिन बुंदेलखंड ने हमेशा अपने फैसले से सभी को चौंकाया है। सियासत ने अगर इस इलाके की उपेक्षा की तो सबक बुंदेलखंड ने भी सिखाया है। बुंदेलखंड एक लंबे वक्त से अलग राज्य की मांग करता आया है, लेकिन जवाब में सिर्फ वादे ही वादे मिले हैं। ये बात अलग है कि ये मांग आजादी के वक्त से ही चली आ रही है। फिर गरमाया बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 आते ही मांग ने पकड़ा जोर। 1948 में हुआ था बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इसे चुनावी मुद्दा बनाती रही। प्राकृतिक संपदा के मामले में बुंदेलखंड बेहद संपन्न क्षेत्र, जमीनी हालात बेहद खराब, मुश्किल जिंदगी की बसर। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जूझ रहा यहाँ का किसान। अलग राज्य बनाने को लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने की सिफारिश। मांग पूरी होने का इंतजार अब भी बाकी। पलायन, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या जैसे कई मुद्दे यहाँ की तकदीर बने। हालांकि अभी तक बुंदेलखंड ने पीएम मोदी के वादों और योजनाओं पर भरोसा दिखाया है। 2014 से लगातार बुंदेलखंड ने भगवा खेमे को सिर आंखों पर बैठाया है। लोकसभा चुनाव 2014 में ये चारों सीटें भाजपा के खाते में गई थी, वो भी 44.86% वोटों के साथ। 2014 में बुंदेलखंड ने मोदी के नाम पर मोहर लगाई। 2017 विधानसभा चुनावों में भी बुंदेलखंड में भगवा का दबदबा रहा। इलाके की सभी 20 सीटें बीजेपी ने जीती। 2014 के आम चुनावों की तुलना में वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 45.01% रहा। बसपा का वोट शेयर 22.47, सपा और कांग्रेस गठबंधन का 24.32% रहा। 2014 चुनावों में भाजपा का इस तरह जीतना ताज्जुब की बात नहीं थी। 1991 और 1998 के आम चुनावों में भी पार्टी को भारी जीत बुंदेलखंड से हासिल हुई थी। 90 के पूरे दशक में बुंदेलखंड में भाजपा का वर्चस्व कायम रहा। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में बने माहौल के बीच भगवा पर भरोसा जताया। 1991 के आम चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड की चारों सीटों पर कब्जा किया। 1996 में सिर्फ बांदा सीट बसपा के खाते में गई। 1996 में भाजपा ने यहां बाकी 3 सीटें जीती। 1998 में फिर चारों सीट जीतकर बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम किया। 1999 से 15 साल के इंतजार के बाद मोदी लहर में बीजेपी की वापसी हुई। 2004 आम चुनावों में बीजेपी सिर्फ जालौन सीट जीतने में कामयाब रही। बीएसपी ने 1999 में यहां 3 सीटें जीती। 1984 में आखिरी बार कांग्रेस ने बुंदेलखंड की चारों सीटें जीती। यूपी सरकार ने बुंदेलखंड विकास निधि के तहत कई 100 करोड़ के राहत पैकेज बुंदेलखंड को दिए, फिर भी यहाँ की तकदीर न बदल सकी। नेता चाहे जिस पार्टी के हों, वादे करते गए, लेकिन बुंदेलखंड को मिला कुछ नहीं। बीजेपी की उमा भारती या साध्वी निरंजन हो या कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, नेताओं ने अपनी हर चुनावी सभा में अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने का भरोसा दिया, लेकिन इस इलाके के लोगों के सपने साकार होते नजर नहीं आ रहे। करीब 7.5 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अलग बुंदेलखंड राज्य निर्माण के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर बुंदेलखंड की जनता से वादा किया था कि केंद्र में बीजेपी नेतृत्व की सरकार बनने के 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। आम सभा में वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उमा भारती के वादे का समर्थन किया था। 2012 के विधानसभा चुनाव के समय पृथक बुंदेलखंड की मांग को लेकर जोरदार अभियान चलाने वाले अभिनेता राजा बुंदेला ने बुंदेलखंड कांग्रेस बनाकर इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा। केंद्र में भाजपा की अगुवाई में सरकार बनने पर वो बुंदेलखंड को अलग राज्य करने की शर्त पर भाजपा में शामिल हुए, लेकिन बुंदेलखंड राज्य नहीं बन पाया। यहाँ मुद्दे और भी हैं। देश में कृषि ज्यादातर जगहों पर बरसात पर निर्भर करती है और सिंचाई की समस्याएं कई इलाकों में भयावह हैं। महाराष्ट्र के, खास तौर से विदर्भ के इलाके की तरह ही बुंदेलखंड भी कई बार सूखे की मार झेल चुका है। हालांकि पिछले साल बुंदेलखंड में अच्छी बारिश हुई, लेकिन उससे पहले 2 साल तक सूखा झेल रहे इस इलाके में किसानों और खेती के कई मुद्दे अनसुने पड़े हैं। बुंदेलखंड के ग्रामीणों के लिए कर्ज चुकाने में असमर्थ होना भी एक मुद्दा है। ये कर्ज ज्यादातर लोग गैर आधिकारिक संस्थाओं या व्यक्तियों से लेते हैं। अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में खेती किसानी की समस्याएं चुनाव के नतीजों के लिहाज से ज्यादा अहम है, लेकिन यूपी के सियासी मिजाज के मुताबिक बुंदेलखंड भी जातिगत आंकड़ों के लिहाज से अहम है। बुंदेलखंड में मुस्लिमों की आबादी कम है। यूपी के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ मुस्लिम वोट अहम नहीं है। यहाँ पूरा फोकस अनुसूचित जाति पर रहता है। यहाँ की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा एससी है। ये वोट बैंक बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। प्रदेश में बीएसपी के कमजोर होने से दलित वर्ग का झुकाव भगवा खेमे की ओर है। बांदा और हमीरपुर में ब्राह्मणों के वोट अहम है। इन इलाकों में लोढ़ा समुदाय की भी खासी संख्या है। बांदा और झांसी में कुर्मी और कुशवाहा समूहों के वोट खास महत्व के हैं। झांसी में राजपूतों का रसूख और यादवों का दबदबा है। जालौन में यादवों के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। आजादी के बाद से लगातार 4 दशकों तक बुंदेलखंड में कांग्रेस का एकाधिकार रहा।
देखते ही देखते कांग्रेस की पुख्ता जमीन को खिसकाने का काम किया बहुजन समाज पार्टी ने। 2019 चुनाव में बीजेपी की आंधी ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी ने अपनी रणनीति में लगातार बदलाव किया है और प्रदेश के जातिगत समीकरणों को साधकर हर वर्ग की हिस्सेदारी तय की है। ऐसे में बुंदेलखंड में फैसले में कोई बड़ा फेरबदल होने की संभावना इस बार नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।